हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिएगा, आज है 22 मई और 22 मई की जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हर दिन बताता हूं कि ज्ञानकोश नाम से ही आपका व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ऐप भी है। इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद हम शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज है 22 मई और 22 मई की जो करंट अफेयर्स है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है, देखिएगा कि किस राज्य ने, कौन सा ऐसा राज्य है, भारत देश का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने की अमृत वाहिनी एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी है। अमृत वाहिनी जो है ये एक मोबाइल ऐप है। ये कौन से राज्य के द्वारा ये अमृत वाहिनी मोबाइल ऐप लॉन्च करी गई है? तो ये ऐसा कौन सा राज्य है? देखिएगा, 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से आपने बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने ये जो सेवा है ये शुरू करी है, ये मोबाइल ऐप जो है ये शुरू करी है। तो यहां से जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा झारखंड, यानी कि इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वो सही आंसर होगा इसका झारखंड। झारखंड राज्य ऐसा है जिसने कि अब अमृत वाहिनी एक मोबाइल ऐप जो है ये अब लॉन्च करी है। क्या है इसके बारे में, ये सारी बातें पढ़ेंगे बाद में। पहले हम पढ़ेंगे चारों ऑप्शन से थोड़ी सी जानकारी। देखिएगा, 4 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन लिखा है राजस्थान। तो राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। दूसरे बात करते हैं झारखंड, जिसने की ये मोबाइल ऐप लॉन्च करी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और उत्तर प्रदेश के हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जो हैं उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद चौथा ऑप्शन देखिएगा ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। तो इस प्रकार से भी हम पढ़ेंगे तो हमारे जो डेली की डेली यानी कि हर दिन कम से कम 4, 5, 6, 10 कम से कम हम इतने मुख्यमंत्रियों को तो रिवाइज करते चलेंगे केवल ऑप्शंस के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, बात करते हैं प्रश्न की। तो ये जो मोबाइल ऐप है, ये मोबाइल ऐप जो है ये क्यों लॉन्च करी गई है? बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इस मोबाइल ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य ये है कि आप सभी को पता है कोरोना वायरस के कारण जो हॉस्पिटल्स है, जो अस्पताल है, उन हॉस्पिटल्स में बेड की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो इस मोबाइल ऐप के द्वारा क्या होगा, ये मोबाइल ऐप जो है ये अस्पताल में बेड के लिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। अब अगर कोई कोरोना वायरस से पीड़ित होता है या कोई भी व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से पीड़ित होता है तो वो इस मोबाइल ऐप के द्वारा, अमृत वाहिनी मोबाइल ऐप के द्वारा अब वो किसी हॉस्पिटल में ऑनलाइन अपने बेड की बुकिंग कर सकता है। और जब वो ऑनलाइन बुकिंग कर देगा तो उस ऑनलाइन बुकिंग से आगामी 2 घंटे तक उसका बेड सुनिश्चित हो जाएगा, उसका बेड रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसीलिए ये जो है ये जारी करी गई है। तो ये कोरोना पीड़ित के लोगों को इसके द्वारा बेहतर सुविधाएं भी दी जाएंगी। ये जो ऐप है ना, इसमें केवल बेड ही आपका सुरक्षित नहीं रहेगा, आप रजिस्टर्ड केवल बेड के लिए नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप जो है इस मोबाइल ऐप के द्वारा जो सुविधाएं हैं इन सुविधाओं को भी और बेहतर बनाया जाएगा। इसीलिए ये मोबाइल ऐप जो है ये झारखंड सरकार ने शुरू करी है। तो ये सारी जानकारियां इसके बारे में हमने पढ़ी। अब थोड़ी जानकारी बात करते हैं। और देखिएगा, झारखंड राज्य ने ये योजना शुरू करी है। और अगर झारखंड राज्य ने ये योजना शुरू करी है तो झारखंड के प्रश्न ये भी बनते हैं कि झारखंड ने 2020-21 में और कौन कौन सी सुविधाएं और कौन कौन से जो योजनाएं हैं वो शुरू करी। तो मैं आपके सामने मुख्य 5 योजनाएं रखता हूं। देखिएगा, सबसे पहले सभी को स्वास्थ्य बीमा योजना। जो स्वास्थ्य बीमा योजना है ये केवल कुछ वर्ग के लिए नहीं है बल्कि सभी व्यक्तियों को एक जीवन बीमा निगम के तौर पर ये स्वास्थ्य बीमा योजना दी जाती है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कि 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त योजना। जैसा कि आपने देखा होगा कि दिल्ली सरकार में केजरीवाल सरकार ने भी ऐसा कर रखा है कि कुछ लिमिटेशंस दे रखी है कि इतनी लिमिटेशंस 200 यूनिट तक तो आपकी बिजली फ्री रहेगी, ऐसा दिल्ली में था। और झारखंड सरकार ने ऐसा किया है कि आपकी 100 यूनिट तक तो जो बिजली है वो मुफ्त रहेगी। 100 यूनिट के बाद जो आपकी बिजली आती है उस बिजली का आपसे किराया लिया जाएगा। उसके बाद में देखिएगा, अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना के अगर कोई किसान यदि कम समय के लिए ब्याज लेना चाहता है तो उसे तुरंत ब्याज दिया जाना, लोन दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा, जो कि मात्र कम से कम
कम से कम ब्याज पर ही वो ऋण जो है वो किसानों को कम समय के लिए मुहैया कराया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री कैंटीन योजना, उसके बाद छात्राओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति और विशेष छात्रवृत्ति के साथ साथ में उन्हें तकनीकी शिक्षा जो है, फ्री तकनीकी शिक्षा प्रदान करने की ये योजना जो है ये भी शुरू कर रखी है। तो ये सारी बातें पढ़ी है हमने पहले प्रश्न से, यानी कि हमने पढ़ी है सारी की सारी झारखंड के बारे में, ये सारी बातें हमने पढ़ ली है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये सारी जानकारियां तो हमने केवल प्रश्न नंबर 1 से पढ़ी है, और प्रश्न नंबर 2 से क्या क्या जानकारियां हैं वो सारी मैं आपके सामने रखता हूं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आता है। तो प्रश्न नंबर 2 क्या है कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम के क्रियान्वयन में, यानी कि जो आयुष्मान भारत जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था, उस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में पहले स्थान पर, सबसे पहले स्थान पर देश का कौन सा राज्य रहा है। आज ऐसे 3-4 प्रश्न आने वाले जो पहले स्थान पर रहेगा, पहली बार हुआ है। तो इन प्रश्नों को आपने समझना है कि पहले स्थान पर या पहले स्थान पर आने वाले या पहला व्यक्ति या पहली महिला, इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो देखिएगा ऐसा कौन सा राज्य रहा है जिसने कि आयुष्मान भारत के क्रियान्वयन में सबसे पहला स्थान प्राप्त किया है। तो ऐसा राज्य कौन सा रहा है, ऐसा जो राज्य रहा है वो है कर्नाटक, यानी कि आपका जो आंसर ए है वो आपका सही रहेगा। आंसर ए मतलब कर्नाटक राज्य जो है उसने आयुष्मान भारत योजना जो है, जो कि पीएम मोदी द्वारा शुरू करी गई थी, इस योजना के क्रियान्वयन में लागू करने में सबसे पहला स्थान प्राप्त किया है। तो ये तो जानकारी यहां से मिली। अब 4 मुख्यमंत्रियों को तो हमने पहले प्रश्न में रिवाइज किया था, 4 मुख्यमंत्री को हम यहां पर रिवाइज करेंगे। कर्नाटक सबसे पहले आंसर सही है। तो कर्नाटक के सीएम कौन है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, बीएस येदियुरप्पा। उसके बाद में तमिलनाडु के कौन है, एमके स्टालिन। मैंने आपसे 3-4 दिन पहले ये भी बताया था कि एमके स्टालिन जो हैं वे अब तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ये बातें मैं आपको 2-3 दिन पहले आपको बता चुका हूं, आपसे चर्चा कर चुका हूं। उसके बाद में देखिएगा केरल, केरल से कौन है, कांग्रेस पार्टी के, वैसे तो बीजेपी की सरकार केरल में है भी नहीं, पिनाराई विजयन जो है वे केरल राज्य के कौन है, मुख्यमंत्री हैं, सीएम है। और आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो वाईएस जगनमोहन रेड्डी, वाईएस जगनमोहन रेड्डी जो हैं वे वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य के कौन है, सीएम है, कौन है, मुख्यमंत्री हैं। तो ये तो हमने 4 मुख्यमंत्रियों को और याद कर लिया है, और 4 मुख्यमंत्री रिवाइज हुए, पिछले प्रश्न के अलावा 4 मुख्यमंत्री और रिवाइज हुए। उसके बाद में बात करेंगे हम इस योजना के बारे में। तो देखिएगा आयुष्मान भारत की जो योजना थी, इस योजना के क्रियान्वयन में मतलब लागू करने में जो पहले स्थान पर राज्य रहा है वो कौन सा है, कर्नाटक राज्य रहा है। कौन से वर्ष के लिए, तो ये वित्त वर्ष 2020-21 की बात हो रही है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जो पहले स्थान पर राज्य रहा है वो कौन सा रहा है, कर्नाटक रहा है। अब इसके द्वारा क्या हुआ है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र जो है उन क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी अत्यधिक कार्य किए गए हैं, स्वास्थ्य की अत्यधिक देखभाल करी गई है लोगों की। तो इसी के लिए कर्नाटक राज्य को पहला स्थान मिला है। इसमें ध्यान रखिएगा इस बात का कि ग्रामीण क्षेत्र, क्योंकि शहरी जो क्षेत्र है वो ग्रामीण की अपेक्षा वर्तमान में या कभी से ही या प्राचीन समय से ही जो शहर है वो एडवांस रहे हैं। हर टेक्नोलॉजी जो है वो शहर के पास गांव की अपेक्षा अधिक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए यह पुरस्कार किसे दिया गया है, कर्नाटक राज्य को दिया गया है। समझ में आई बात। उसके बाद देख लीजिएगा कि जो राज्य है, जो कर्नाटक राज्य है, इसने 31 मार्च यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर के और 31 मार्च 2021 तक, यानी कि एक वित्त वर्ष में 2020-21 वित्त वर्ष में 3300 केंद्रों को अपग्रेड किया है कि जो आपके ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर 3300 से अधिक केंद्रों को अपग्रेड किया है ताकि लोगों को मुहैया कराई जा सके सुविधाएं, लोगों के स्वास्थ्य को और अच्छे से बेहतर बनाया जा सके। इस क्षेत्र में ये कार्य किया है। उसके बाद में बात करते हैं कि जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है जिसके केंद्रीय मंत्री कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जो है वे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। तो जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है उसने 95 में से 95 में से 90 अंक प्रदान किए हैं। कौन से राज्य को, कर्नाटक राज्य को प्रदान किए हैं। तो ये सारी बातें थी, छोटी छोटी बातें थी जो हम इस प्रश्न से सीखते हैं
और इसके बाद में थोड़ी जानकारी अहम, क्योंकि ये आयुष्मान भारत योजना के तहत ये पुरस्कार दिया गया है कर्नाटक राज्य को। तो आयुष्मान भारत योजना के बारे में भी थोड़ी बातें हम पढ़ते हैं। देखिएगा इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इस योजना की जो शुरुआत है वो अप्रैल 2018 में हुई थी। 2018 अप्रैल 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। बात करते हैं किसने करी थी, तो प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत करी थी और इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में रांची जिले से आरंभ किया गया था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, अगर आपसे पूछा जाता है कि किसने शुरू किया, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब शुरू किया, तो अप्रैल 2018 में। उसके बाद में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में। आपसे पूछा जाता है कि कहां से देश में सबसे पहले आयुष्मान भारत योजना कहां पर शुरू करी गई थी, तो कहां पर शुरू करी थी, तो ये रांची जिले में, जो कि झारखंड का ही है, झारखंड राज्य के रांची जिले में इसे शुरू किया गया था। आसान आसान बातें देखो, 2 लाइनों से हमारे कितने प्रश्न कवर होते हैं, तो इस प्रकार से आपने पढ़ना है। और इसमें देखिएगा जो आयुष्मान भारत योजना है, इसके तहत प्रमुख 2 तत्व माने गए हैं, 2 चीजों पर अधिक जोर देने को कहा गया। पहली कौन सी है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा, कि देश के लोग जो हैं उनके स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा प्रदान की जाए। दूसरी बात कौन सी, कि कल्याण केंद्र के उनकी सुरक्षा के लिए कुछ कल्याण केंद्रों का भी गठन किया जाना चाहिए। ये सारी बातें थी यहां से। तो इस प्रकार से हमने आज का दूसरा प्रश्न जो है वो कवर कर लिया है और एक के बाद एक प्रश्न हमने ऐसे ही पढ़ने हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है, दूसरे के बाद में प्रश्न नंबर 3 आता है। प्रश्न नंबर 3 क्या है, प्रश्न नंबर 3 है कि स्मार्ट सिटी मिशन योजनाओं के क्रियान्वयन के, देखो पहले मैंने कहा था आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन के लिए, अब मैं कह रहा हूं आपसे कि स्मार्ट सिटी मिशन की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भारत देश का पहले स्थान पर रहने वाला राज्य कौन सा रहा, कौन सा ऐसा राज्य है जो कि भारत का पहले स्थान पर रहा है। तो देखिएगा ये स्मार्ट सिटी है, वो आयुष्मान भारत था। उसके बाद में इस प्रश्न का जो आंसर है वो भी कौन सा होगा, वो भी आपका झारखंड ही होगा। आपका इसका प्रश्न भी कौन सा होगा, झारखंड। और झारखंड से ध्यान रखिएगा कि आज के पहले प्रश्न का आंसर जो था वो भी झारखंड ही था, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कि 4 यहां से राज्य और आगे, तो 4 राज्यों के मुख्यमंत्री पे और चर्चा करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, अमरिंदर सिंह। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर। और आपके पश्चिम बंगाल की कौन है, ममता बनर्जी, जो कि लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है। वही सारी बातें आपके सामने है कि पंजाब के अमरिंदर सिंह, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी। झारखंड के कौन है, हेमंत सोरेन। तो ये सारी बातें हमने आज समझ लीजिएगा कि 12 राज्यों के हमने सीएम जो है अभी तक तीसरे प्रश्न में कवर कर लिए हैं। इसमें पहले स्थान पर स्मार्ट सिटी योजना में कौन रहा, झारखंड राज्य रहा। अब झारखंड राज्य रहा तो दूसरे स्थान पर कौन रहा, राजस्थान राज्य रहा। अब पहले दूसरे की बात हो गई, अब हम बात करते हैं देश की राजधानी की। देश की राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली का स्थान कौन सा रहा भाई, इसमें दिल्ली का जो स्थान रहा वो रहा है 10वें नंबर, 11वां। कौन से नंबर पर रहा दिल्ली रहा है 11वें नंबर पर। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई है। अब मैं बात करता हूं कि जो स्मार्ट सिटी परियोजना मिशन है, जो स्मार्ट सिटी परियोजना है, इस परियोजना की जो रैंकिंग है वो किस मंत्रालय ने जारी करी है, तो ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। और अगर आपसे पूछा जाता है, ऐसा प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि आवास और शहरी मामलों के स्वतंत्र प्रभार के मंत्री कौन है, तो इस मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो है कौन, हरदीप सिंह पुरी जो हैं वे इस मंत्रालय के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी है। तो ये सारी बातें जो थी वो हमने इस प्रश्न से पढ़ने का प्रयास किया है। अब प्रश्न नंबर 4 आपके स्क्रीन, देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है। यहां से हमें हर प्रश्न के ऑप्शन से 4 जानकारियां और मिलती है। तो मैं आपको हर बार यही कहता हूं कि केवल आपने प्रश्न को सॉल्यूशन के लिए नहीं पढ़ना है, बल्कि प्रश्न को ऐसे पढ़ना है कि सारे जो ऑप्शन है उनको भी याद करना है आपने। अब आगे बात करता हूं मैं आपसे
कि केन्या देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो कि किस राज्य किसकी कौन से देश की, केन्या देश की कौन रही है। तो केन्या देश की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही है, जो चीफ जस्टिस है, वो कौन है। तो यहां पर देखिएगा मार्था करम्बुकूम जो है वे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। राइट आंसर कौन सा होगा कि मार्था करम्बुकूम वे अब केन्या देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस बनी है। लेकिन चलिए मार्था करम्बुकूम को अगर हम हटाएं तो 3 ऑप्शन बचते हैं। भाई ये तो चली गई केन्या की पहली मुख्य न्यायाधीश के रूप में। अब बाकी जो 3 ऑप्शन है वहां से क्या पढ़ेंगे, वहां से हम ये पढ़ेंगे कि फातिमा बीबी कौन है। फातिमा बीबी जो है वो भारत देश के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश 1989 में पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी देश के सुप्रीम कोर्ट की। देश में सुप्रीम कोर्ट कितने हैं, एक। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट कहां है, नई दिल्ली में। समझ में आई ना बात। पिछले जो मुख्य न्यायाधीश थे शरद अरविंद बोबड़े, ये सारी बातें मैं आपसे करा चुका हूं। पिछले मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं मैं, ना वो उसके मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहा हूं। अब मैं आपसे बात करता हूं मधुधामा कौन है। मधुधामा पहली भारत देश की पहली संस्कृति मनीषी सम्मान से सम्मानित होने वाली पहली महिला, जिन्हें 2017 में संस्कृति मनीषी सम्मान से सम्मानित किया गया था। उसके बाद में देख लीजिएगा कि काजा कलास कौन है। काजा कलास जो है वो एस्टोनिया देश की पहली महिला मुख्य प्रधानमंत्री हैं। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन से देश की, एस्टोनिया देश की। तो यहां से ये जानकारी हमने पढ़ी। उसके बाद में आइए आप प्रश्न की तरफ। प्रश्न देखिएगा, ये आपके सामने है मार्था करम्बुकूम इंग्लिश और हिंदी दोनों में। अब ये जो है 61 वर्षीय महिला है जो कि कट्टर महिला अधिकारी कार्य करता है। अधिकारी कार्य करता है। उसके बाद में देखिए बात करते हैं केन्या के बारे में। तो केन्या देश के बारे में अगर हम बात करें तो राजधानी कहां है, केन्या देश की राजधानी है नैरोबी। केन्या की मुद्रा कौन सी है, केन्याई शिलिंग। और केन्या के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, उहुरु केन्याटा जो है वो केन्या देश के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। तो इस प्रकार से आपके सामने सारी जानकारी इस प्रश्न से आ जाती है। उसके बाद में देखिएगा आज का प्रश्न नंबर 5। आज का प्रश्न नंबर 5 क्या है, देखिएगा कि ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम ORS ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम जो है ये किसके द्वारा तैयार किया गया है, किसके द्वारा ये ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम जो है ये तैयार किया गया है। तो आप देखिएगा कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। और यहां से कौन सी ऐसी सेना है जिसने कि ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम जो है ये जारी किया है। तो यहां से आपका आंसर जो रहेगा वो रहेगा भारतीय नौसेना जो है इसने ये जो ORS सिस्टम जो है ये तैयार किया है, ये लॉन्च किया। अब इसके बारे में पढ़ने से पहले आप देखिएगा, यहां से पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ऑप्शंस के बारे में। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1 दिसंबर 1965 में। जिसके डीजी डायरेक्टर जनरल कौन है, महानिदेशक कौन है, तो बीएसएफ के जो डीजी है, डायरेक्टर जनरल है, वे है राकेश अस्थाना जो हैं वे बीएसएफ के कौन है, बीएसएफ के डीजी है, डायरेक्टर जनरल है। उसके बाद में सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जिसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 में करी गई थी। 27 जुलाई 1939 में करी गई थी। जिसके डीजी डायरेक्टर जनरल महानिदेशक कौन है, इसके हैं कुलदीप सिंह इसके कौन है, डीजी है, महानिदेशक है, वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है। उसके बाद में बात करते हैं भारतीय आईटीबीपी। अब देखिएगा इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। और डीजी की अगर हम बात करें, डायरेक्टर जनरल की बात करें, महानिदेशक की बात करें, तो एसएस देशवाल जो हैं वे वर्तमान में आईटीबीपी के डीजी हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपसे बात करता हूं, जो शेयर करता हूं आपके साथ। उसके बाद में आइएगा,
उसके बाद में आइएगा आते हैं कि ये ओआरएस सिस्टम जो है, ये ओआरएस सिस्टम जो है ये क्या है। ये भारतीय नौसेना ने शुरू किया है। अब भारतीय नौसेना ने जो शुरू किया है इसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि देखिएगा नाम से ही है कि ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम, मतलब कि जो ऑक्सीजन की, जो कोरोना वायरस के कारण जो हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी आ गई है, जो ऑक्सीजन की जो मारामारी हो रही है, जो ऑक्सीजन का हाहाकार मचा हुआ है कोरोना वायरस में, उस ऑक्सीजन की आपूर्ति करना ही या कमी को पूरी करना ही इस ओआरएस ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है। और यहां से ध्यान रखिएगा कि ये जो ओआरएस सिस्टम है इसके द्वारा क्या होगा कि जो आपके ऑक्सीजन सिलेंडर्स है इनकी क्षमता को 2 से 4 गुना तक, 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक इसको बढ़ाया जा सकेगा। और यहां से मैं आपको बताता हूं 2-3 प्रश्न जो कि, क्योंकि भारतीय नौसेना ने शुरू किया है, भारतीय नौसेना से 2-3 प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले अध्यक्ष कौन है? सेना अध्यक्ष, भारतीय नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल करमबीर सिंह। और भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है बताइए जल्दी से, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका भारतीय नौसेना का। लगभग ध्यान रखिएगा इस बात को कि जितने भी भारतीय गवर्नमेंट या सरकारी जो निदेशालय, जो आपके विभाग है, इनका मुख्यालय लगभग आपका दिल्ली में ही होता है। इस बात को आपने समझना है। इस बात को अगर आप समझ गए तो हमारे 5 प्रश्न पूरे होते हैं। 5 प्रश्न पूरे होते ही आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं। आज का प्रश्न जो है वो है कि पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया, कोरोना वायरस के कारण इनका निधन हो गया। लेकिन आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? ध्यान रखिएगा, दोबारा से सुन लीजिएगा, मैंने आपसे पूछा है मुख्यमंत्री, सीएम के बारे में, चीफ मिनिस्टर के बारे में, मैंने राज्यपाल के बारे में नहीं पूछा है। तो आपने अपने जवाब को देना है कमेंट बॉक्स में। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो वीडियो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिएगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा हम बढ़ सके, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके, ताकि हम लाइव आने के लिए, लाइव जब मैं आपके साथ आऊं तो आप लोग ज्यादा संख्या में मेरे साथ जुड़ करके अपने प्रश्नों का जवाब ले सके। उसके बाद में ये तो मैंने आज का प्रश्न पूछा। कल का प्रश्न क्या है? कल का प्रश्न ये है कि 17 मई को जारी आंकड़ों के अनुसार वीपीआई मुद्रास्फीति जो है कितनी हुई है? तो ये कितनी हुई है? 10.49% वृद्धि। अब देखिएगा जवाब बहुत ही बढ़िया, अमित बघेल 2-3 दिन पहले से ही, अब आपने कल जवाब नहीं दिया था लेकिन आज आपने जवाब दिया, बहुत बधाई आपको कि अमित बघेल जिन्होंने इसका जवाब दिया है। देखिएगा बहुत ही शानदार तरीके से पिछले कई दिनों से जवाब दे रहे हैं। उसके बाद देखिएगा दरें बढ़ने में वृद्धि दर, अप्रैल में ब्याज दर कितनी होगी? 10.49 इसके साथ होगी। इसके साथ साथ भी 2021 अप्रैल में वृद्धि हुई है। अब मार्च 2021 में थोक मूल्य कितना था? 7.39% और अप्रैल में -1.7% था। ये सारी बातें किसने बताई है? ये बताई है अमित बघेल ने। तो ऐसा ही करना है आपने कि कम से कम जब मैं आपके लिए 10 प्रश्नों की खोज करता हूं तो एक प्रश्न की खोज तो आप अपने लिए स्वयं करें। इस प्रश्न का जो आज मैंने सवाल पूछा है, जो प्रश्न आपसे दिया है, उसका आपने जवाब देना है इसी प्रकार से आज की वीडियो के कमेंट बॉक्स में। अब हमारे 5 प्रश्न खत्म होते हैं। हमारे 5 प्रश्न जैसे ही खत्म होते हैं हमारे सामने आ जाता है छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या है? देखिएगा कि वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जो है 2020, ये जीतने वाले, वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 को जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पहले भारतीय कौन बने हैं जिसने कि वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जो है ये जीता है? तो यहां से आपने इस बात को बताना है, इस प्रश्न का जवाब देना है। तो देखिएगा आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन है जहां से सुरेश मुकुंद जो है वे इस प्रश्न का सही आंसर होगा सुरेश मुकुंद। उसके बाद में देखिएगा, उसके बाद में हम बात करते हैं चारों ऑप्शंस के बारे में। चारों ऑप्शंस की तरफ जब चलेंगे तो देखिएगा आपके सामने आता है
कि तरलोचन सिंह कौन है। तरलोचन सिंह कौन है? वे 2021 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और पद्म भूषण पुरस्कार उन्हें किस क्षेत्र में दिया गया? जन सेवा क्षेत्र में उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद में है कि गुलफाम अहमद को 2021 का कौन सा पुरस्कार दिया गया? ये 2021 का पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। किस क्षेत्र में दिया गया? तो कला के क्षेत्र में उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। उसके बाद में समझिएगा कि बीबी लाल कौन है? बीबी लाल वे व्यक्ति हैं जिनको 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार पुरातत्व क्षेत्र में उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और सुरेश मुकुंद जो है उनको अब वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। देखिएगा सुरेश मुकुंद, इससे पहले भी वे अमेरिकी जो टीवी रियलिटी शो होता है वर्ल्ड ऑफ डांस में भी भारत को पुरस्कार दिला चुके हैं, पदक दिला चुके हैं, जीत चुके हैं उस पुरस्कार को। 2019 की बात है ये 2019 की बात है। उसके बाद में उनका जो अपना खुद का ग्रुप है जो भारत में है उनका, उसके ग्रुप का नाम है द किंग्स। उसके निदेशक है और कोरियोग्राफर है। द किंग्स जो ग्रुप है, इस ग्रुप के निदेशक और कोरियोग्राफर है कौन है? सुरेश मुकुंद। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो आपका डांस प्लस शो आता है, इस डांस प्लस शो में जो 4 जजेज होते हैं, उन 4 जजेज में एक है सुरेश मुकुंद। अब तो आपको समझ में आया होगा, जिसके मेन जो जज है वो रेमो डिसूजा है। उनके साथ साथ में जो 4 जज और आते हैं उनमें जो सुरेश है वो उन्हीं ने ही इस पुरस्कार को जीता है। इससे पहले जो सुरेश है वे एमी अवार्ड्स के लिए भी वे नॉमिनेट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो कि मैंने आपसे इस प्रश्न के बारे में चर्चा करी है। उसके बाद में बात करता हूं मैं आपसे, उसके बाद में देखिएगा कि ऑडियो विजुअल जो गाइड ऐप है, एक नई ऐप लॉन्च करी गई है जिसका नाम क्या है कि ऑडियो विजुअल गाइड ऐप। अब ये जो ऐप है ये किसके द्वारा लॉन्च करी गई? तो ये जो ऐप है जिसका नाम है ऑडियो विजुअल गाइड ऐप, ये किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? ये लॉन्च करी गई है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के द्वारा ये जो है ये अब शुरू करी गई है, लॉन्च करी गई है। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, सीधा प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिएगा कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के द्वारा तो ये ऐप लॉन्च करी गई है। अब बात करते हैं, देखिएगा ये अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, मैंने आपसे 18 तारीख को बताया था अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, उसी दिन के अवसर पे, उसी दिवस के अवसर पर ये ऐप जो है ये लॉन्च करी गई है। इसके बाद में एक बात और समझिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में, 1954 में इसकी स्थापना करी गई थी। उसके बाद में बात करते हैं कि यह संस्कृति मंत्रालय के तहत प्रमुख आर्ट गैलरी है जो 2000 से अधिक कलाकारों की कला का संग्रह रखती है। 2000 से अधिक कलाकारों ने अपनी कृतियों को, अपनी जो पेंटिंग्स होती है उनको इसमें संग्रह के रूप में दे रखा है। उसके बाद देखिएगा, क्योंकि ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन आती है तो संस्कृति मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री कौन है? बड़ा प्रश्न आता है। तो ये है प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल जो हैं वे संस्कृति मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार के कौन है? राज्य मंत्री हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये प्रश्न की जानकारियां दे दी है। उसके बाद में बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 8 क्या है कि एशिया के बड़े इंपोर्टेंट, आज की वीडियो के हर प्रश्न इंपोर्टेंट है, हर प्रश्न इंपोर्टेंट है। देखिएगा अच्छा प्रश्न है कि एशिया महाद्वीप के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? दूसरे सबसे धनी व्यक्ति जो बने हैं वो आपने बताने हैं कि इन चारों में से दूसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं। तो ये कौन बने हैं? गौतम अडानी। यानी कि यहां से जो इसका प्रश्न का आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? गौतम अडानी। गौतम अडानी जो है वो अडानी समूह के प्रमुख है। वैसे भी उन्होंने ही, वे जो है वे अब एशिया, मैं विश्व की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एशिया की बात कर रहा हूं। एशिया में कौन से स्थान पर रहे? एशिया में रहे हैं वे दूसरे स्थान पर। अब बात करते हैं इनके बारे में। तो देखिएगा ऑप्शंस की चर्चा अगर हम करें तो भारत के या एशिया के सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति है वे कौन है? वे है मुकेश अंबानी, भारत के हैं, एशिया में पहले स्थान पर है। बात करता हूं कि उन्होंने किसको हराया है? तो जो झोंग शानशान है जो कि चीन के हैं, झोंग शानशान जो है जो कि चीन के हैं, जिन्हें
जिन्हें वाटरमैन भी कहा जाता है, तो वे एशिया में तीसरे स्थान पर हैं। और एलोन मस्क जो है वे विश्व में सबसे अमीर व्यक्ति है। अभी तक तो हमने ये 3 पढ़े हैं, पहले दूसरे तीसरे नंबर पर जो एशिया में है, लेकिन एलोन मस्क जो है वे विश्व में सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इस प्रश्न की। देखिएगा, गौतम अडानी दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर मुकेश अंबानी की जो कुल संपत्ति है वो है $76.5 बिलियन। और गौतम अडानी ने चीन के वाटरमैन कहे जाने वाले झोंग शानशान को हराया है। और झोंग शानशान की संपत्ति कितनी आकी गई है? $65.6 अरब। और उसके बाद में गौतम अडानी की कुल संपत्ति कितनी हो गई है? 66.5 अरब। देखिएगा, अंतर देख लीजिएगा इनका, तो दूसरे तीसरे स्थान का आपको पता लगेगा। उसके बाद में देखिएगा कि ये रिपोर्ट, जितनी भी मैंने आपके सामने रिपोर्ट पेश करी है, ये रिपोर्ट जारी किसने करी है? तो ये रिपोर्ट जो है ये ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स ने जारी करी है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के द्वारा ये जारी करी गई है। समझ में आई होगी बात। अब अगर समझ में आई तो समझिएगा, ये है आपके अडानी समूह के अध्यक्ष कहिएगा, ये है आपके गौतम अडानी, जो कि अडानी समूह के बारे में अगर हम बात करें तो अडानी समूह जो है ये मुख्य रूप से कोयला व्यापार, कोयला खनन और बिजली निर्माता कंपनी है। कोयला खनन, कोयला उत्पादन और बिजली निर्माता कंपनी है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। और इस समूह के ग्रुप को किसने स्थापित किया था? गौतम अडानी ने इस ग्रुप को स्थापित किया था। तो इस प्रकार से आपके सामने सारी जो जानकारियां थी इस प्रश्न की आ जाती है। और अगर आपके सामने ये प्रश्न की जानकारी आ जाती है तो अब उसके बाद में प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आता है। देखिएगा, प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है कि समाओ की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? समाओ की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, यहां से आपने सीधा सीधा से जवाब देना है। उसका आंसर रहेगा कि फियामे नाओमी मताफा जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। देखिएगा, प्रधानमंत्री की बात हो रही है, पहली महिला प्रधानमंत्री की बात हो रही है, तो आपने एक बात और समझनी है कि जो आपके सामने इसके अलावा 3 ऑप्शन लिखे हैं वो 3 ऑप्शन भी महिला प्रधानमंत्री पहली के ही हैं। लेकिन कौन कौन से देश की हैं? तो देखिएगा कि गोल्डा मेयर जो है वे इजराइल की पहली प्रधानमंत्री थी। बेनजीर भुट्टो जो कि पाकिस्तान की पहली प्रधानमंत्री थी, जिसकी हत्या कर दी गई थी। और जूलिया गिलार्ड जो है वो ऑस्ट्रेलिया की पहली प्रधानमंत्री थी। उसके बाद में जो फियामे नाओमी मताफा जो है वे कहां की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं? समाओ की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। समझ में आई बात? और अगर आपको समझ में आई तो देखिएगा, ये है फियामे नाओमी मताफा। इससे पहले वे किस पद पर रह चुकी हैं? इससे पहले ये जो है ये उप प्रधानमंत्री के पद पर भी रह चुकी हैं। और एक बात और कि जो इससे वे पहले प्रधानमंत्री जिनका नाम था फोमू इना की पुत्री है, बेटी है। और इस देश को, जो समाओ देश है, इस देश को न्यूजीलैंड से कब स्वतंत्रता मिली थी? तो इस देश को 1962 में न्यूजीलैंड से स्वतंत्रता मिली थी। 1 जनवरी 1962 में स्वतंत्रता मिली थी। 2 प्रश्न और यहां से समझ लीजिएगा कि समाओ की राजधानी कौन सी है? एपिया। और समाओ की राजभाषा की अगर हम बात करें तो समाओ और दूसरी कौन सी है? अंग्रेजी है। ये 2 राजभाषाएं हैं कहां की? समाओ देश की। तो समझ में आई होगी बात। समझ में आई आपको? तो आज का आखिरी प्रश्न जो है वो अब आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। आज का आखिरी प्रश्न जो है वो अब आपकी स्क्रीन पर आता है। क्या है कि हयांग 2D एक उपग्रह है। हयांग 2D, हयांग है पूरा नाम है इसका, कि हयांग 2D जो है ये उपग्रह जो है इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। लेकिन इसका सफलतापूर्वक जो प्रक्षेपण किया गया है कौन से देश के द्वारा किया गया? तो कौन सा ऐसा देश है जिसने कि इस हयांग उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो ऐसा कौन सा देश है? तो ऐसा देश है आपका चीन। यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपका ए आंसर सही रहेगा। बात करते हैं इसके बारे में। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य कि महासागर पर्यावरण निगरानी के, जो महासागर जो है उन महासागर में पर्यावरण की निगरानी करना, क्योंकि महासागर जो है वे भी बहुत ही प्रदूषित होते जा रहे हैं।
वे भी बहुत प्रदूषित होते जा रहे। तो इसलिए महासागर पर्यावरण निगरानी करना ही इस उपग्रह का प्रमुख कार्य है। और इसे बनाया किसने है? इसे चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा इसे विकसित किया गया है। अब एक प्रश्न और समझ में आना चाहिए आपको कि चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इसने तो विकसित कर दिया, अब ये क्या है? तो इसके बारे में 2-3 प्रश्न समझ लीजिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 अप्रैल 1993 चीन में इसकी स्थापना हुई थी 22 अप्रैल 1993 में। जिसके प्रशासक कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो झांग केजियन जो है वे वर्तमान में इसके प्रशासक है। और मुख्यालय कहां पे है? तो हेडियन जिला, जो कि बीजिंग, जो कि चीन की राजधानी भी है, यहां पर इसका क्या है? मुख्यालय है। इसका क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। तो ये सारी जानकारियां जो थी आपके सामने यहां से मैंने रख दी है, और रख दी है तो आपको समझ में आनी चाहिए बात। उसके बाद आपको पता ही है आज की वीडियो में हम हर दिन आपके सामने 11 प्रश्न लेके आता हूं, 10 मैं बताता हूं, 1 आप मुझे बताते हैं। तो ये सारी जानकारियां थी जो कि मैंने आपको दी। इसके पीडीएफ के लिए मैं हर दिन आपसे बताता हूं कि ये जो टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप साथ में जो ऐप है, इनको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आ रही है, और अगर आपको पसंद आ रही है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नहीं किया है बेल आइकन जरूर दबा ले। साथ साथ में अपने दोस्तों से भी इसको शेयर करें, अपने दोस्तों को भी जोड़ें हमारे साथ, ताकि हम लाइव आकर के ज्यादा संख्या में पढ़ सकें। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।